हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। आई थिंक लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली थी, तो काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स? तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम्स भी एक तरह के क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन ये किस में काम करते हैं? जीवों में काम करते हैं। जीवों में कैटलिस्ट का काम करते हैं। मींस जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? एंजाइम्स का। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कोई वैसी रिएक्शंस करते हैं और उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, तो उनको तो हम कहते हैं कैटलिस्ट। लेकिन अगर जीवों के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्पीड बढ़ाने की बात करें तो वहां क्या काम आ रहा है? वहां एंजाइम्स आ रहा है जो किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट का। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं इसमें, कि अगर हम सिंपली खाना खाएं, वी विल टेक ए मील एट वन टाइम, it will take 50 years to digest that food। अगर हमने एक टाइम भोजन खाया है और हमारे अंदर अगर एंजाइम नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, वो भोजन जो पचेगा वो क्या होगा? 50 साल ले लेगा। अब हमारे पास एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम है, तो उस एंजाइम को वो क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट कर देता है, तो भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइम्स का हमारी लाइफ के अंदर। तो अब हम एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला है वो है स्पेसिफिसिटी। ये हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ने अपना वर्क डिवाइड कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ही एंजाइम है। अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। मींस हर एक एंजाइम का अपना अपना वर्क है। अब जैसे हमारे पास है C12H22O11, ठीक है बेटा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 एंड C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज इन्वर्टेज। ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो इसके लिए जो एंजाइम होगा वो इन्वर्टेज होगा। ये नहीं है कि कोई भी एंजाइम इस वर्क को कर देगा। इस वर्क के लिए स्पेशल हमें क्या चाहिए? इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, हम कह सकते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी की मैं बात कहूं तो एंजाइम्स आर वेरी एक्टिव इन नेचर। मींस हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टाइम्स बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर मैं एंजाइम की बात करूं
तो एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10⁻20 टाइम्स। इसका मतलब इनकी हाई एफिशिएंसी होती है। स्मॉल एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, खुद बचा रहता है, कंज्यूम नहीं होता। इसी तरीके से एंजाइम भी कंज्यूम नहीं होते, प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंजाइम्स आर एक्टिव इन नेचर, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10⁻20 टाइम्स। थर्ड वन, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। अब बेटा जो एंजाइम्स हैं उनको भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एक फिक्स एक टेम्परेचर ऐसा चाहिए जिसपे वो ज्यादा एक्टिव हो, अच्छे से वर्क कर पाए। एक पीएच ऐसा चाहिए जिसपे वो अच्छे से वर्क कर पाए। अब आप अपनी बॉडी को ही देखिए, हमारी बॉडी हर टेम्परेचर पे अच्छे से काम नहीं कर सकती। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसमें बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। एक टेम्परेचर होता है। तो उसी तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है कि कुछ ऐसा एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एक पीएच ऐसा है जिस पे एंजाइम अच्छे से वर्क करते हैं। अब हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो हम कहेंगे एंजाइम्स के वर्क करने के लिए जो मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो अच्छा टेम्परेचर है, जो उनको चाहिए वर्क करने के लिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। मींस बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं अगर एंजाइम्स को हम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस देते तो। इसी तरह से अगर हम पीएच वैल्यू 7.4 रखें, 7.4 पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो उस पीएच पे हमारे जो ब्लड का पीएच है 7.4, उस पीएच पे ये जो है जो एंजाइम्स है ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो हम इस चीज को बता सकते हैं, इस चीज का जिक्र कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू फॉर द एंजाइम्स। वी विल से एंजाइम विल वर्क फास्टली एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड एट ए पीएच वैल्यू ऑफ 7.4। फोर्थ पॉइंट जो है, जो इसकी हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स की बात करें तो हम इनको एंजाइम एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। हम इनको बोल सकते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स। एंजाइम एक्टिवेटर्स ये क्या होंगे भाई, एंजाइम एक्टिवेटर्स मींस जो एंजाइम को एक्टिवेट कर दे। जैसे कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजें थी, तो जो वो सब्सटेंस, वो चीजें जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एंजाइम एक्टिव तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके कांटेक्ट में आने के बाद, जिनके साथ जुड़ने के बाद एंजाइम्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको बेटा हम कोएंजाइम बोलेंगे या एंजाइम एक्टिवेटर। जैसे कि हमारे पास आयन है Na+, सोडियम आयन है, इसकी प्रेजेंस में एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलेंगे या एंजाइम एक्टिवेटर्स। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ वन है एंजाइम इनहिबिटर्स। या फिर पॉइजन लिख लो आप। अब ये आपको पता है, हमने कैटलिस्ट के लिए भी पढ़ा था। कैटलिस्ट के लिए क्या था बेटा, कैटालिटिक पॉइजन था। इसके लिए क्या है, एंजाइम पॉइजन। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके कांटेक्ट में आने पर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेस एक्टिव हो जाते हैं। जितनी एफिशिएंसी से वो वर्क कर रहे हैं उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाते। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, पॉइजन है एंजाइम के लिए। अगर मैं बात करूं ड्रग्स है, ड्रग्स आर पॉइजन फॉर द एंजाइम्स। कुछ लोग हैं ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक बार तो एक्साइटेड होते हैं वो, लेकिन उसके बाद उनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए बोला जाता है कि भाई ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो बेटा दीज आर द मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसके आगे चलते हैं अब हम।
मैकेनिज्म, हम एंजाइम्स का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। तो मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं लॉग एंड की थ्योरी। लॉग एंड की थ्योरी पढ़ेंगे हम एंजाइम्स के केस में। तो जो एंजाइम्स हैं बेटा वो सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट, जो भी सब्सटेंस अंदर जाता है उसके साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। और फिर ES से क्या होगा, हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इससे एंजाइम तो अलग निकल जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैकेनिज्म आपके पास क्या है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और फिर वो सबस्ट्रेट को डिसोसिएट कर देगा और किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको लॉग एंड की थ्योरी क्यों बोला गया है वो मैं आपको बताता हूं कि जो एंजाइम है उसकी शेप मान लो किस तरीके से होती है। एंजाइम्स की जो शेप है वो इस तरीके से हो गई। ये बेटा हमारे पास है एंजाइम। तो एंजाइम की ये एक्टिव साइट बोली जाती है, ये जो साइट है इसको एक्टिव साइट बोलते हैं, इसको हमने कह दिया एंजाइम। और हमारे पास क्या हो गया, एक सबस्ट्रेट। ये हो गया सबस्ट्रेट, एक तरीके से हम इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। अब इसकी शेप हम कह सकते हैं लॉग की तरह होती है और इसकी शेप किस तरह से होती है, कीक की तरह। ये लॉग और की जब आपस में मैच करेंगे तो ये रिएक्शन करके और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। देखिए कैसे होगा कि जैसे ये हमारे पास था, ये शेप थी हमारे पास इस तरीके से, इस शेप में क्या आ जाएगा, इस तरह से ये जो इसका था ये वाला पार्ट, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये तो एंजाइम था और ये सबस्ट्रेट था। हमने आपको पहले मैकेनिज्म में बताया था। तो अब ये क्या हो गए, आपस में जुड़ गए हैं। फिर ये क्या करेगा, इसको यहां से तोड़ देगा, डिसोसिएट कर देगा। एंजाइम अलग रह गया ये हमारे पास और प्लस में ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो एंजाइम अलग हो गया और हमें अलग से क्या मिल गया, प्रोडक्ट। तो लॉग एंड की थ्योरी का मतलब क्या है, एंजाइम लॉग की तरह होता है, सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को डिसोसिएट कर देता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने आपको एंजाइम पॉइजन बताया था। तो जैसे ड्रग्स का हम यूज करते हैं, ड्रग्स क्या करती हैं कि इस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिस उससे ये अच्छे से सबस्ट्रेट को कंबाइन नहीं कर पाती, इसको डिसोसिएट नहीं कर पाती, प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम कह सकते हैं एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमें इस चीज का भी बेटा ध्यान रखना है। तो ये जो हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा अभी तक हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। ये एक टॉपिक खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक का नाम भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं आपको, कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो हमारे पास ये वेसल है, ये वेसल है हमारे पास और इसमें ये सॉल्वेंट है और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, कोई सोल्यूट डाल दिया। हमने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट क्या, हमने सॉल्ट डाल दिया, ये समझिए आप, ठीक है। अब सॉल्ट है और ये हमारे पास है वाटर। इसके अंदर बेटा ये पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्ट के और क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। हम देखेंगे साल्ट और वाटर एक कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। कहने का होमोजेनियस का मतलब क्या है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो इसकी साल्ट है ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस ये जो सॉल्ट है इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। अब हमें इसमें केवल वाटर दिखाई दे रहा है, जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम होमोजेनियस सॉल्यूशन कहेंगे और इसको नाम दे दिया हमने ट्रू सॉल्यूशन। अब हम इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे।
ट्रू का नाम आते आप क्या कहोगे, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट, मींस सोल्यूट पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसकी इक्वल कंसंट्रेशन है पूरे में, हम यहां से लिक्विड उठाएंगे उसमें भी उतना ही सोल्ट होगा, यहां से उठाएंगे यहां से उठाएंगे, कहीं से भी ले लें, ऐसा नहीं है कि यहां से ज्यादा सोल्ट मिलेगा यहां से कम, सोल्ट कंप्लीटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इस सॉल्वेंट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फिर से हमने वाटर ले लिया, ये सॉल्वेंट लिया हमने और इसमें हमने सैंड डाल दी बेटा, ये सैंड है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब आप देखना सैंड एक बार तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सैंड क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके पार्टिकल्स का इसमें साइज बहुत छोटा था, लेकिन इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे, पार्टिकल्स थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते इसके अंदर, हम इसको एक बार डिसॉल्व करेंगे थोड़ा लगेगा, लेकिन फिर से हमारे पास पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप समझिएगा कि इनके जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत छोटा है, इनके जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत बड़ा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो ट्रू सॉल्यूशन बोला था, इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, इसको हम बेटा सस्पेंशन बोलेंगे। अब ये एकदम डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व बिल्कुल नहीं हुआ, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है। अब एक स्टेज ऐसी भी होती है कि कुछ पार्टिकल्स का साइज इससे तो बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब जैसे मान लो ये कोई लिक्विड है, ये वाटर है, इसके अंदर हमने स्टार्च डाल दिया बेटा, स्टार्च डालने के बाद अब हम देखेंगे इसके अंदर कि यहां हमने सैंड डाला, यहां इसमें स्टार्च डाला और यहां हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व था, होमोजेनियस नेचर था, तो हम इसको होमोजेनियस लिख रहे हैं। ये कैसा था, हेटेरोजेनियस था, कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व नहीं था ये, तो इसको हमने हेटेरोजेनियस बोल दिया। बेटा होता ये इन दोनों के बीच का है, लेकिन इसका नेचर भी कैसा होता है, हेटेरोजेनियस होता है। ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी, 9th की साइंस में आप देखोगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। तो आप क्या कहोगे, अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे सेटल हो रहा है, तो उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। कंप्लीटली डिसॉल्व है, पार्टिकल्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन इनके जो बीच की स्थिति होगी उसको हम बोलेंगे कोलोइड्स। अब आप इस चीज को ध्यान से देखना बेटा, ट्रू सॉल्यूशन हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट है सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके हैं। ये कोई सॉल्यूशन एक्चुअल में है ही नहीं, डिसॉल्व नहीं हो रहा, कंप्लीटली नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो मेन क्या हो गया अब हमारे पास कोलोइड्स। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कोलोइड्स क्या होते हैं, हम कोलोइड्स को क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप के होते हैं, फिर हम इनको प्रिपेयर भी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सारी चीजें काफी चीजें हैं इसमें, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन के बीच में बेटा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं, एक जगह लिख दिया मैंने ट्रू सॉल्यूशन। बेटा कई जगह आपको ये क्रिस्टलोइड्स मिलेगा, तो ट्रू सॉल्यूशन को ही क्रिस्टलोइड्स बोलेंगे। कोलोइड्स, इसको हमने कह दिया कोलोइड्स, और जो तीसरा होगा इसको हमने बोल दिया सस्पेंशन, ये है सस्पेंशन। तो बेटा आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमने पार्टिकल्स के साइज के बेस पे हमने सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है क्रिस्टलोइड या ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलोइड और तीसरा है हमारे पास सस्पेंशन। तो हम इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, अगर मैं साइज की बात करूं, अगर मैं आपसे साइज की बात करूं, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है
उनका साइज, पार्टिकल्स का साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है बेटा। इनके जो पार्टिकल्स हैं ट्यूब सॉल्यूशंस के, उनके साइज जो होता है पार्टिकल का बहुत छोटा होता है, इट इज लेसर देन 10⁻⁹ मीटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। जो सस्पेंशन है उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो मैं क्या कह दूं, ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर। और मैंने बताया था ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो जो कोलॉइड्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं, तो मैं इसका साइज क्या बताऊंगा, इसका साइज इन बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। आप बेटा नोटबुक में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि द साइज ऑफ द क्रिस्टलोइड ट्यूब सॉल्यूशन is lesser than 10⁻⁹ meter. Colloids particles have the size in between 10⁻⁹ to 10⁻⁶ meter, and suspensions have size greater than 10⁻⁶ meter. इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनका बहुत छोटा होता है, और इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल होते हैं वो कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि वाटर के अंदर हम स्टार्च डिसॉल्व करते हैं, ये बेटा प्रैक्टिकल भी हमने कराया था कि ये लैब में बना के भी आपको हम दिखाएंगे कि वाटर के अंदर कैसे स्टार्च डिसॉल्व करके हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर। ये बेटा होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस आप पढ़ते आ रहे हो। होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पार्ट कहीं से उठा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सेम मिलेगी। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं बेटा नेचर में, हेट्रोजीनियस। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन तो है ही नेचर में, कैसे, हेट्रोजीनियस। ये है बेटा। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड पॉइंट है कि अगर मैं इनको पास करूं कहां से, फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से, या फिल्टर पेपर आपने यूज किया होगा लैब के अंदर, और उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं एसपीएम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी आपने सॉल्यूशन यूनिट में पढ़ा है। तो फिल्टर पेपर जो है वो उसका पोर्स का साइज, जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं, इसके जो छेद होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। कहने का मतलब ये तो बड़ी छलनी है जिनमें से बड़े पार्टिकल निकल सकते हैं, इसमें तो बहुत ही बारीक पार्टिकल हैं वही निकल सकते हैं। तो अगर हम चाहें इस सॉल्यूशन को इनसे पास करें, कहने का मतलब फिल्टर पेपर से पास करें और एसपीएम में से, दोनों में से पास हो जाएंगे। ट्यूब सॉल्यूशंस हैं, क्रिस्टलोइड्स हैं, वो एसपीएम में से जो बहुत बारीक छलनी है उसमें से पास हो जाएंगे, और एसपीएम जो फिल्टर पेपर है जिसके छेद थोड़े बड़े होते हैं उसमें तो आसानी से पास हो जाएंगे। अगर मैं इनकी बात करूं कोलॉइड्स की, जो कि इनसे बड़े हैं, वो बेटा फिल्टर पेपर से तो आसानी से पास हो जाएंगे, दे कैन पास इजीली थ्रू फिल्टर पेपर, बट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम। आप नोटबुक में ऐसे लिखोगे कि ट्यूब सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे और एसपीएम में से भी, बट कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम बट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे क्योंकि उनका साइज, पोर्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो मैंने बताया था जैसे मिट्टी का सॉल्यूशन हम बना के अगर पास करेंगे तो ना तो फिल्टर पेपर में से पास होगा और ना ही एसपीएम में से। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ना तो ये एसपीएम में से पास हो सकते और ना ही किस में से, फिल्टर पेपर में से पास हो सकते। तो आप कहोगे सस्पेंशंस कैन नॉट बी पास थ्रू एसपीएम और फिल्टर पेपर।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, दैट इज फोर्थ पॉइंट, विजिबिलिटी। हम विजिबिलिटी देखेंगे कि क्या हम ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को, क्या क्रिस्टलोइड्स को देख सकते हैं। These cannot be seen. These cannot be seen by naked eyes or by microscope. इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनको, इन पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनको हम थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप देखोगे लाइट पास करोगे सॉल्यूशन में से और हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि इनसे जाके जो डिफ्लेक्ट होती है लाइट, हम उसको देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। तो हम कहेंगे these can be observed by using microscope। माइक्रोस्कोप का यूज करके हम कोलॉइड्स को पता कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। These can be seen by naked eyes। इनको हम सीधी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। ये तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, खुद भी आप देख लेना। कोई सॉल्यूशन बना के लिक्विड लेके उसमें क्या करोगे, मिट्टी डाल के देखोगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको अलग से दिखाई देते हैं। सेटल डाउन की अगर मैं बात करूं, डू नॉट सेटल। बेटा इनको अच्छी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं आपको, मैं तो शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया, लिखना आपका काम है, आप किस तरीके से इनको याद रख सकते हो। डू नॉट सेटल, ये बेटा सेटल नहीं होते। कहने का मतलब सॉल्यूशन बना दिया तो बना दिया, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। आप देखना सॉल्ट डिसॉल्व करके अगर आप रखोगे तो उसमें डिसॉल्व रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम स्टेबल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इनको, स्टेबल। कि सॉल्यूशन स्टेबल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए, रख दिया तो सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन का, डू नॉट सेटल डाउन, ये भी बेटा सेटल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व हो गया, उसके बाद छोड़ दिया तो वो डिसॉल्व ही रहेगा। और इसकी अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट, तो ये तो बेटा सेटल डाउन हो जाते हैं, ये तो सेटल होंगे ही होंगे। आप देखना मिट्टी को डिसॉल्व करोगे, सैंडी बनाओगे, रखोगे तो जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम कहते हैं ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये सेटल डाउन नहीं होते, ये सेटल डाउन नहीं होते, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना रहेगा, ये भी सॉल्यूशन बना रहेगा, ये सॉल्यूशन नहीं बना रहेगा। तो इसको हम स्टेबल सॉल्यूशन कहेंगे, इसको स्टेबल कहेंगे, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सिक्स्थ पॉइंट जो इसका है वो बता देता हूं आपको कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझते हो कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें से देखेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। अगर मैं इसकी बात करूं कोलॉइड्स की, ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं बेटा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये है कि उसमें से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला होता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो कैसा होता है, ओपेक, मींस अगर हम इसमें से देखेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अपारदर्शी होता है ये। तो ये बेटा हमने क्या बताया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो हम डालेंगे कोलॉइड्स के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेन होगा कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है उस पे। कल मिलते हैं, जय हिंद।